फ्रेंड्स, आज हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, रेगुलर वर्ब्स एंड इनरेगुलर वर्ब्स। वर्ब्स जो होती हैं वो सब डिवाइडेड होती हैं टू ग्रुप्स में, एक रेगुलर वर्ब्स में और एक इरेगुलर वर्ब्स में, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल्स आर फॉर्म्ड। मतलब कि पास्ट टेंस और पार्टिसिपल जो होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो किस तरह फॉर्म्ड होते हैं, कैसे फॉर्म्ड होते हैं, उसके बेसिस पे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स जो होती हैं उसके बेसिस पे ही काम करती हैं या उसके बेसिस पे ही बताई जाती हैं या पता की जाती हैं। जैसे कि द फर्स्ट वन इज रेगुलर वर्ब्स। सो रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? Most verbs are regular verbs. Regular verbs are those whose past tense and past participle formed by adding a plus d or an slash ed to their end. मतलब कि रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं, मोस्टली वर्ब्स जो होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स ही होती हैं। और रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो पास्ट और पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल्स में फॉर्म्ड होती हैं कुछ ऐड करने के बाद, जैसे कि डी और ईडी ऐड करने के बाद जो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को फॉर्म करती हैं उन्हें रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हेट लिखा हुआ है तो हेट में जब डी ज्वाइंट होगा, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ था, डी या ईडी ज्वाइंट होने पर जो वर्ब्स पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल्स में फॉर्म्ड होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो अब हेट लिखा हुआ है, हेट में जब लास्ट वर्ड डी जुड़ जाएगा तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा, मतलब सेकंड फॉर्म बन जाएगी, तो ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है। और हेटेड मतलब लास्ट में ईडी ज्वाइंटेड है तो ये भी हमारा पास्ट में हो जाएगा, तो ये हमारी हो गई रेगुलर वर्ब। अब लव, रोल, स्टार्ट, ये सब में भी यहाँ पे डी ज्वाइंट होगा और यहाँ पे ईडी ज्वाइंट होगा, ये सारी भी हमारी रेगुलर वर्ब्स हो जाएंगी। Sometimes the last constant must be doubled before adding the ed in ending. So कुछ समय पे ऐसा होता है कि जो ed होता है जब वो ऐड होता है एंड में, तो वो जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट कांस्टेंट होता है उस वर्ड का, वो डबल हो जाता है। जैसे कि प्लान, जब प्लान में ed ज्वाइंट होता है तो ये लास्ट कॉन्सोनेंट जो होता है n वो डबल हो जाता है, तो यहाँ पर डबल n आ जाता है। सेम एज हियर परमिट में भी जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो यहाँ पे डबल हो गया। सो दीज आर रेगुलर वर्ब्स। अब इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? देयर इज़ नो रूल और फॉर्मूला टू डिसाइड हाउ एन इरेगुलर वर्ब विल फॉर्म इट्स पास्ट टेंस एंड पार्टिसिपल फॉर्म्स। मतलब कि कोई भी रूल या कोई भी फॉर्मूला डिसाइड नहीं हुआ है जिससे रेगुलर वर्ब फॉर्म की जा सके पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल्स में। जैसे कि ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और ब्रोकन। इरेगुलर वर्ब्स के लिए कोई भी पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल में फॉर्म होने के लिए कोई भी रूल या फॉर्मूला डिसाइडेड नहीं होता है, तो ये नॉर्मली जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वही होती हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, रन, रैन, रन, कम, केम, कम। दीज आर इरेगुलर वर्ब्स। इनमें कोई भी रूल वगैरह नहीं लग रहा है, नॉर्मली जो हमारी वर्ब्स की फॉर्म होती हैं वही है। ये होती है इरेगुलर वर्ब्स, जिसमें ईडी या डी लग जाता है वो हमारी रेगुलर वर्ब्स हो जाती हैं, और जिनमें कोई रूल या कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है वो हमारी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डज नॉट फंक्शन एज द प्रेडिकेट वर्ब इन अ क्लॉज और सेंटेंस। मतलब जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो फंक्शनड नहीं होती हैं एज द प्रेडिकेट वर्ब इन अ क्लॉज और सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस और क्लॉज में जो वर्ब होती हैं, प्रेडिकेट वर्ब्स होती हैं, वो फंक्शन नहीं होती हैं। थ्रो सेम नॉन फाइनाइट वर्ब टेक द फॉर्म ऑफ द पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में फॉर्म होती हैं। दे आर नॉट गवर्नड बाय एनी टेंस, नंबर और पर्सन, जो कि किसी नंबर, टेंस या पर्सन में गवर्न नहीं होती हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो फंक्शन नहीं होती हैं किसी भी क्लॉज और सेंटेंस में एज अ प्रेडिकेट वर्ब। मतलब प्रेडिकेट वर्ब की तरह नॉन फाइनाइट वर्ब्स फंक्शन नहीं होती हैं किसी भी क्लॉज और सेंटेंस में। और
उनमें कोई भी मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स में फॉर्म नहीं होती, मतलब पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में फॉर्म नहीं होती नॉन फाइनाइट वर्ब्स। दे आर नॉट गवर्नड बाय एनी टेंस, नंबर और पर्सन्स, मतलब कि वो किसी नंबर, टेंस या पर्सन में गवर्नड नहीं होती हैं। फर्स्ट वन एग्जाम्पल से देखते हैं। द डॉक्टर अटेंडेड द इंजर्ड मैन, मतलब कि जो डॉक्टर है वो अटेंड कर रहा है किसी इंजर्ड मैन को। अटेंडेंट मतलब ये हमारी वर्ब हो गई, पर ये गवर्नड नहीं है किसी भी तरह से, किसी भी टेंस में, किसी भी नंबर या किसी भी पर्सन में। वो नॉर्मली एक वर्ब है और इसमें मतलब प्रेडिकेट वर्ब की तरह भी क्लॉज और सेंटेंस में यूज़ नहीं हो रही है। द क्राइंग चाइल्ड वांटेड मिल्क, जो रोता हुआ बच्चा है वो मिल्क चाहता है, मतलब उसे मिल्क पीना है। तो वांटेड जो हो गया वो भी हमारा एक वर्ब हो गई। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट फिर भी वांटेड जो है वो मतलब चाहता है, तो चाहना कोई गवर्नड वर्ड नहीं है, कोई नंबर नहीं है जो कि टेंस में मतलब गवर्न किया जा रहा हो। और ये पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में फॉर्म होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब ये पास्ट मतलब अगर इसका हम ईडी हटा दें तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, बट ईडी लगा के हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन गया। तो ये भी हमारे एक वो है। फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है, सी इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, मतलब कि उसे स्विमिंग करने का शौक है। तो फॉन्ड ऑफ क्या मतलब होता है, शौक करना। तो उसे शौक है, तो फॉन्ड मतलब कि वो स्विमिंग करना चाहती है, उसे शौक है। तो फॉन्ड हमारा इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। द ऑपोजिट ऑफ अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज़ अ फाइनाइट वर्ब विच सर्व्स एज अ प्रेडिकेट वर्ब। जो नॉन फाइनाइट वर्ब की ऑपोजिट वर्ब होती है वो होती है फाइनाइट वर्ब, जो कि सर्व करती है प्रेडिकेट वर्ब्स को। सी सिंग्स, ही वॉक्स, आई वॉन्ट, सिंग, वॉक्स, वेंट, ये तीनों चीज़ हमारी फाइनाइट वर्ब्स हो गई। अब काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जीरंड, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स। अब ये क्या होता है, जो जीरंड होता है उसका नॉर्मल अगर हम उसे समझना चाहें तो उसका सबसे ईजी एग्जांपल जो होता है वो होता है वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब कि जिस भी सेंटेंस में वर्ब हो और उसके बगल में आईएनजी, मतलब कि वर्ब जो होती है वो आईएनजी फॉर्म से जॉइंटेड हो, तो वो हमारा जीरंड वर्ड हो जाता है। जैसे कि डू यू लाइक सिंगिंग, तो सिंग मतलब हो गया हमारा, सिंग मतलब गाना हो गया। अब यहाँ पे ना भी आ रहा है हमारा, हमें पता चल गया कि ये वर्ब है, पर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भी जॉइंटेड है, तो सिंगिंग जो हो गया हमारा एक जीरंड हो गया। सेलिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, तो जो सेलिंग है उसका फेवरेट स्पोर्ट है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म सेलिंग में लगी हुई है। अब सेल और आईएनजी ये दोनों भी हमारे जीरंड हो गए, मतलब ये दोनों जब जॉइंटेड हैं तो ये हमारा जीरंड हो गया। When the same words are used as adjectives, they are participles. जब same words use होते हैं as an adjective तो वो हमारे participles होते हैं। The positions of gerund, there are 6 positions of gerund: subject of the verb, complement of the verb, object of preposition, object of transitive verbs। ये हमारी gerunds की positions होती हैं। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है, 4 होगा, यहाँ पर 6 नहीं होगा। 4 पोजिशंस ऑफ जीरंड। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है, स्विमिंग प्लीजेस एवरीवन, मतलब कि जो स्विमिंग है ये यहाँ तक और ये आईएनजी। तो अब ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्यों है, क्योंकि स्विमिंग जो है वहाँ पे एक तो जीरंड है, ऊपर से हमारा एज एन सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, तो स्विमिंग हमारा जीरंड भी हो गया और ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वर्ब जो है वो एज एन सब्जेक्ट यूज़ की एज अ सब्जेक्ट यूज़ की जा रही है। जॉगिंग भी सेम, यहाँ पे जॉगिंग भी हमारा वर्ब है पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब सिंगिंग इज़ प्लीजिंग, जो यहाँ पे सिंगिंग इज़ प्लीजिंग, सिंगिंग तो है ही हमारा वर्ब, ऊपर से प्लीजिंग, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है कि प्लीजिंग, सिंगिंग ही प्लीजिंग है। तो अब यहाँ पे जो ये प्लीजिंग यूज़ किया जा रहा है वर्ड, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये हमारा जीरंड हो गया। डांसिंग इज़ रिलैक्सिंग, ये डांसिंग का कॉम्प्लीमेंट है और ऊपर से ये हमारा जीरंड है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो गया। अब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ही वॉज पनिश्ड फॉर स्मोकिंग इन अ पब्लिक प्लेस, उसे पनिश किया गया स्मोकिंग के लिए पब्लिक प्लेस में। अब स्मोकिंग, स्मोक और प्लस आईएनजी फॉर्म, ये हमारा जीरंड हो गया। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन
ऑब्जेक्ट किस प्लेस पे तो यूज़ किया जा रहा है। अब ये जितना यूज़ किया गया है ये हमारा अदर वर्ड है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारा स्मोकिंग है, फॉर स्मोकिंग। तो स्मोकिंग हमारा जीरंड है और ऊपर से एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर जो हमारा हो गया वो अदर वर्ड हो गया, बट हमारा रनिंग जो है वो जीरंड है, जस्ट बिकॉज रन और ING यूज़ किया जा रहा है, तो रनिंग हमारा जीरंड हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। अब ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, और सी एन्जॉयज लिसनिंग टू म्यूज़िक। ट्रांजिटिव वर्ब्स में कुछ वर्ड्स बताए गए थे, उसमें लिसनिंग और ईटिंग भी था, मतलब लिसन और ईट भी था। तो ये क्या हो गया हमारा, जस्ट बिकॉज ये ट्रांजिटिव वर्ब तो हमें पता ही ऑलरेडी कि हम पढ़ चुके हैं कि लिसन जो होता है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ईटिंग भी, ईट जो होता है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसके साथ ING फॉर्म लगी हुई है, तो ये जीरंड हो गया। सो ये ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, जस्ट बिकॉज ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जा रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जा रहा है, ऊपर से ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ऊपर से ING फॉर्म भी लगी हुई है, तो ये जीरंड है। इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? एन इन्फिनेटिव एक्ट्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं। इट इज़ यूजली मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 प्लस वर्ब। जैसे कि हमने जीरंड में देखा था, जीरंड वर्ब प्लस ING फॉर्म से बना हुआ था, उसे जीरंड बोलते हैं। वैसे ही इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो 2 प्लस वर्ब से बने होते हैं, तो उन्हें इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। जैसे कि टू रीड इज़ गुड फॉर माइंड, टू रीड। अब रीड यहाँ पे एक वर्ब ही है और ये टू से ज्वाइंटेड है, तो ये इन्फिनेटिव हो गया। टू रीड इज़ गुड फॉर माइंड। आई डू नॉट हैव टाइम टू ईट। ईट क्या है? वर्ब है, तो ईट हमारा वर्ब है और ये टू के साथ एडेड है, तो ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव।